स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमारे पास है सब टॉपिक 1.1 का। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है सब टॉपिक 1.1 का, ये ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आपका जो है वो टेस्ट होगा जिसको कहेंगे हम क्विज़। ठीक है, क्विज़ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, MCQs भी आ सकते हैं, जितना आपने पढ़ा है, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपने प्रिपेयर रहना है। और इस क्विज़ पे जिस स्टूडेंट के 67% तक मार्क्स होंगे, ठीक है, 100 से 67% तक मार्क्स होंगे, उस स्टूडेंट को जो है वो मिलेंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, हर हफ्ते क्विज़ हुए करेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो उसको 1000 रुपीज़ मिले करेंगे। और जिसके 65-66 है तो उसको 500 रुपये मिले करेंगे। ये हमारा मेरिट क्राइटेरिया है कि मेरिट पर आपने आना है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। और जिसके नहीं मेरिट पर है तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो 100 रुपीज़ मिला करेगा। ठीक है, तो आपका क्विज़ होना है, आपने क्विज़ के लिए जो है वो तैयार रहना है। ठीक है, हमारे सेशन के साथ साथ। और क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दी जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने जिस दिन आपका पेपर होगा, ठीक है, उस दिन वो टाइमिंग आपके साथ अनाउंस कर दी जाएगी कि आपने इतने टाइम पे पेपर करना है, इतने टाइम पे सबमिट करवाना है। ठीक है, तो आपने पेपर हमें सबमिट करवाना है और जमा करवाना है। तो आपको जो है वो 2 to 3 डेज़ में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा और वो स्टूडेंट को कैश प्राइज़ मिल जाएगा जो कि विनर होगा। ठीक है, तो विनर को मिलेगा कैश प्राइज़। तो आपने ये याद रखना है। तो शुड बी टाई विद अस। ठीक है, आप लोगों को वही आएगा जो कि आपको लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सब टॉपिक 1.1 का होने जा रहा है क्विज़, आपको इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दिया जाएगा। सो इंस्टाग्राम हमारी है powergovi.prodigy। ठीक है, और फेसबुक पेज भी आप लोग देख सकते हैं, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें जो है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। स्टूडेंट, आज के लास्ट लेक्चर में हम वही सब टॉपिक्स वगैरह जो है मैं आपको बता रहा था कि हम बेसिकली मैं आपको चीज़ों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझाई है, क्योंकि हमारे टॉपिक्स के अंदर जैसे साउथ एशिया या मिडल ईस्ट आ गया, इससे वेस्ट एशिया आ गया, तो मैंने आपको सेंट्रल एशिया आ गया, मैंने आपको बड़े डिटेल्ड के साथ वो चीज़ें समझाई हैं कि वो चीज़ें ये होती हैं, वो चीज़ें ये होती हैं। मैंने क्यों समझाई हैं? इसलिए कि वो चीज़ें बेसिकली आप आगे जाएंगे तो वो चीज़ें आप लोग और अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको BRI भी कहते हैं। ठीक है, और ये आप आगे जाके इस पर मज़ीद पढ़ेंगे कि इनमें क्या चैलेंजेस इनको सामना है, क्या इनकी वजह से होता है। हम अभी मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ये कहें कि हम रट्टा लगाएं। ठीक है, मैं आप लोगों को रट्टा से बचाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को 1.1 इनिशिएटिव के बारे में कुछ नहीं पता, आप बस याद कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे यहाँ पर बिगिनर स्टूडेंट है जो कि पहले कुछ पढ़ के ही नहीं आए, मैं इस तरह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग रट्टे से बचें। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा क्या है, लेकिन जो हमारे मैं इस माइंड से पढ़ा रहा हूँ कि जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का। तो मैं रट्टे से आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं आप लोगों को हर चीज़ की बेसिक बता रहा हूँ। हमारा लेक्चर भी ऐसे होगा कि मैं आप लोगों को हर चीज़ की जो है वो बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को हर चीज़ की जो है वो बेसिक बताता चला दूँगा, क्योंकि आप लोग बेसिक से ही एडवांस तक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये छोटी मोटी चीज़ें पता होंगी तो आप आगे जाके आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे सर सेंट्रल एशिया क्या होता है, मिडल ईस्ट क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बागड़ में इतना खपत पा रहे हैं। तो आपको जितना छोटा इंट्रोडक्शन पता होगा उतनी आप अच्छा स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे CPEC भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, GCC भी पढ़ेंगे, OBOR भी पढ़ेंगे। इस तरह की आप लोग पहले ही इन चीज़ों से डील करके आ जाएंगे। आपके क्विज़ में भी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं OBOR। ठीक है, 1.1 इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें जो है ये चाइना का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसका नाम जो है वो किससे मुनासबत रखता है, यानी किससे मिलता है, किससे ड्राइव है, वो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, इसका नाम जो है वो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट।
तो इसको सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के नाम से भी आप लोग पहचान सकते हैं। अगर आपको ये पिक्चर सही तरह समझना ही हो तो आप इंस्टाग्राम पे जो है वो ये पिक्चर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, आपको इस तरह भी समझ आती होगी कि किस सेंचुरी में आगे इसका नाम पड़ गया। मैरीटाइम सिल्क रोड भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने पहले भी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत लफ्ज़ की डिक्शनरी वर्ड की मीनिंग बताए थे। मैरीटाइम का मतलब आप सबको पता होगा, अगर यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो समुद्री, ठीक है। इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। तो समुद्री कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? इसका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, 2013 में। ये मैरीटाइम सिल्क रोड का ज़ाई जिनपिंग ने, ठीक है, ज़ाई जिनपिंग ने इसका कॉन्सेप्ट को क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अब ये एक्चुअली में रास्ता क्या था ये आप लोगों को पता होगा। ये ट्रेडिंग के लिए है। मैंने पहले भी बताया था जितनी ट्रेड होगी उतना वो मुल्क को बेनिफिट होगा, ठीक है। उतनी उस मुल्क की बेनिफिट होगा, उतना वो मुल्क जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है। उतनी ही उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये बनाया गया कि अच्छा, ये जो वन बोल्ट ब्रांड रोड इनिशिएटिव है ये एशिया के कंट्री को बेसिकली जो है वो अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, या दुनिया के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करता है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये किस लिए करता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो है वो ट्रेड के लिए करता है, ठीक है। उन्हीं जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए करता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो बात आ जाती है। अब इससे क्या हुआ कि अब इसमें ये हो रहा है कि चाइना की जो है ना, चाइना इसकी वजह से जो है वो कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, कंपटीशन कर रहा है यूएस यानी जो है अमेरिका से कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, कि इनकी इकोनॉमी जो है वो उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो चाइना की हो जाए, चाइना ये चाह रहा है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि ये कहा जा सकता है कि जीडीपी जो है वो चाइना की 2040 तक, ठीक है, जो पर एनम है ना वो हमें जो है वो 7.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है, ठीक है। हर साल जो है वो इतनी जीडीपी इंक्रीज़ होती जाएगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट ये होगा। क्या, चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके रूट्स को। मैंने डायग्राम बनाई है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये मैंने बनाया है चाइना, ठीक है। अब चाइना से ये रास्ता जो है वो जाता है मंगोलिया तक, ठीक है, यह मंगोलिया, ठीक है। चाइना से गया मंगोलिया, और मंगोलिया से गया रूस। तो ये आपके पास है रूस। तो इस रोड को हम कहते हैं चाइना मंगोलिया रूसिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना मंगोलिया रूसिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना से मंगोलिया, मंगोलिया से रूस, तो ये तीनों नाम से को इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दो। चाइना मंगोलिया रूसिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया, ठीक है। अब मैंने दूसरा पाथ बनाया आपके सामने। दूसरा पाथ जाता है काज़ाकिस्तान के पास, ठीक है, और काज़ाकिस्तान से जाता है रूस के पास, ठीक है। तो यहाँ पे काज़ाकिस्तान आ जाता है और रूस आ जाता है। इसको आप लोग कहते हैं जी न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको कहा जाता है। फिर तीसरा रूट मैं डिस्कस करूँ तो चाइना से जाता है काज़ाकिस्तान की तरफ, ठीक है, और फिर वहाँ से जाता है किर्गिज़स्तान की तरफ, और किर्गिज़स्तान से जाता है ताजिकिस्तान की तरफ, ठीक है, और ताजिकिस्तान से जाता है ईरान की तरफ, ईरान से जाता है इराक़ की तरफ, इराक़ से जाता है तुर्की की तरफ। इसको कहते हैं चाइना सेंट्रल एशिया कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना सेंट्रल एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये सिंपल आपने इसमें याद रखना है कि एक रास्ता जो है वो काज़ाकिस्तान से रूस तक जा रहा है,
जिसको न्यू एशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, और एक रशिया एक जो वो काज़ाकिस्तान से किर्गिज़स्तान तक जाता है, ताजिकिस्तान तक जाता है, ईरान तक जाता है, इराक तक जाता है और तुर्की तक जाता है। तो इस तरह आप लोग इसे याद रख लें, CKT, ठीक है, AT, ठीक है, CKT, AT, SKT, इस तरह याद रख लें, ठीक है। यानी आपको पता है चाइना, ठीक है, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, ईरान, इराक, ऐसे ही आप लोग डिस्कस कर लें और इसको आप लोग बना लें तुर्की। इस तरह आपको ये जो है चाइना सेंट्रल एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले चाइना बना लें, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान बना लें, ताजिकिस्तान बना लें, ईरान, इराक बना लें और तुर्की बना लें, तो आपको ठीक तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट रूट जो है वो पाकिस्तान तक जाता है। तो जो पाकिस्तान तक जाता है उसको हम कहते हैं जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब नेक्स्ट रूट मैं बताता हूँ। जो नेक्स्ट रूट जाता है जी म्यांमार की तरफ, ठीक है, म्यांमार की तरफ जाता है और वो जाता है जी बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश से जाता है इंडिया। तो इसको कहते हैं बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो समझ आनी चाहिए कि पहले ये म्यांमार की तरफ जा रहा है, म्यांमार से जा रहा है जी ये बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश से जा रहा है इंडिया की तरफ, इंडिया से जो है वो बस स्टॉप है, ठीक है। तो अब ये इसको हम ये कहते हैं। अब सेकेंड नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं हम लोग, तो वो वियतनाम की तरफ जाता है, ठीक है, और वहाँ से जाता है मलेशिया की तरफ। इसको कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, ठीक है, इसको कहते हैं जी इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, ठीक है। तो इसको आप लोग कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर। तो ये देख लें, ठीक है। आपका जो पेपर जो है ना, पेपर सेटर होगा या पेपर बनाने वाला होगा वो मैं ही हूँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है कि जो जो चीज़ें कराई हैं उन्हीं में से ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में। एक है IMF, ठीक है, और एक है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि IMF क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ IMF जो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, बना था आपके पास 1944 में बना था, ठीक है। अब इनके दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो हम इसकी बारे में आपको बताते हैं कि IMF जो है वो एक्चुअली में है क्या, दोनों करते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने से पहले हम चीज़ को समझेंगे ग्रेट डिप्रेशन को, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड द ग्रेट, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन को समझेंगे। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, तो ग्रेट डिप्रेशन आपने समझना है ग्रेट डिप्रेशन क्या था। अब क्या हुआ कि एक वक्त था 19s में, तो अमेरिकन्स की जो अमेरिकन्स थे ना, अमेरिकन्स की जो मार्केट्स थी ना, वो क्या हो गई, वो क्रैश हो गई। अब जब अमेरिकन्स की मार्केट्स क्रैश हुई तो इसकी वजह से जो दुनिया की मार्केट्स थी ना, वर्ल्ड्स मार्केट्स थी, वो भी क्रैश हो गई, ठीक है। इनकी वजह से दुनिया की मार्केट भी क्रैश होगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिक एक फॉल डाउन पेश आया, गिर गई, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो 15% जो GDP है दुनिया की, वो क्या हुई, वो गिरी, ठीक है, वो नीचे गिर गई। अब इस पर इम्पैक्ट क्या हुआ अमेरिका पे। अब इसकी वजह से जो अमेरिका पे ये इम्पैक्ट होता है कि अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल जो इनकी प्रोडक्शन है वो 40% गिर जाती है, ठीक है। इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 40% गिर जाती है, ठीक है। ये रेशो ऊपर नीचे भी हो सकती है बट अप्रोक्सीमेटली इतनी है। इनकी जो है वो होलसेल जो होती है वो इनकी जो है वो 32% गिर जाती है, ठीक है। और इनकी जो फॉरेन ट्रेड होती है
ठीक है। इनकी जो होती है फॉरेन ट्रेड होती है, ठीक है, वो 70% तक जो है वो गिर जाती है, ठीक है। तो अमेरिका की जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 46% गिरती है, होलसेल प्रोडक्शन 32% गिरती है, और फॉरेन ट्रेड जो है वो आपके पास जो है वो इस परसेंट, इनकी जो फॉरेन ट्रेड जो है वो 70% गिरती है और होलसेल जो है वो 32% गिरती है। तो ये आपने जो है वो देखना है। अब आगे हम आते हैं इस प्रॉब्लम पर जो है वो क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम में जो है वो बेरोज़गारी कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं ना इसको, बेरोज़गारी जो है वो 600% जो है वो बढ़ गई। लोग अपनी सड़कों पर आने लगे, बच्चे अपनी सड़कों पर आने लगे। एक पोस्टर पे लिखा हुआ था, मैंने देखा था, डैड जॉब, यानी गिव माय डैड अ जॉब, मेरे डैड को जॉब दे दो, ठीक है। इस हद तक जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो हो चुकी थी। अब क्या हुआ कि इस मामले पे ना जो है वो 44 कंट्रीज बैठे और उन्होंने कहा, डिसाइड किया कि हम एक ऐसी एजेंसी बनाते हैं जो हमें इन हालात में हमें जो है वो सपोर्ट करे। तो उन्होंने IMF को बनाया और IMF का कंपेटिटर जो है वो वर्ल्ड बैंक को बनाया। तो वर्ल्ड बैंक सब पहले जो था, जो वर्ल्ड बैंक था इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को लोग न्यू डेवलपमेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मानते थे, ठीक है। तो IMF के कंपेटिटर को वर्ल्ड बैंक का पहले नाम था न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक था, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये इनका जो बैंक था, ठीक है। अब एक्चुअली में जो IMF का काम था, IMF का काम क्या था, IMF ये करती थी कि वर्ल्ड्स करेंसी को पॉइंटर करती थी उनके एक्सचेंज को, ठीक है, निशानदेही करती थी, उनको देखती थी। तो पॉइंटर था वर्ल्ड्स एक्सचेंज ऑफ करेंसी, ठीक है, उसको पॉइंटर करती थी, ट्रेड को इजी बनाती थी, ठीक है, ट्रेडिंग को क्या करती थी, ये ट्रेडिंग को इजी बनाती थी। IMF जो है वो, ठीक है, IMF जो है वो क्या करती थी, IMF जो है वो ट्रेड को इजी करती थी, ठीक है, दूसरे मालिक के साथ तजारत ठीक तरह से हो, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती थी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, सोशल पॉलिसीज़ बनाती थी, ठीक है, माशी पॉलिसियाँ बनाती थी, ठीक है, और रोज़गार जो है वो इन्फ्लेशन को कम करती थी, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट को जो है वो कम करती थी ये। तो ये सब कुछ हुआ। तो ये क्यों हुआ था, इसको डोमिनो इफ़ेक्ट आप लोगों ने सुना हो, उसको ख़त्म करने के लिए सब कुछ होता था, ठीक है। डोमिनो इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, डोमिनो इफ़ेक्ट ये था कि एक आपने अगर ये पुल बनाया है, ठीक है, एक ब्रिज इसका ये है, अब ये इसका ब्रिज आप लोग निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इस तरह नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यानी मैंने क्या किया कि मैंने इसका एक ब्रिज हटा दिया, तो ये एक ब्रिज क्या कर गया, ये नीचे गिर गया। तो इस तरह जैसे अमेरिका की मार्केट्स क्लैश हुई थी, तो क्या हुआ था, सारी दुनिया की GDP नीचे गिर गई थी। उसको ख़त्म करने के लिए ये एजेंसीज बनाएंगी। अब बेसिक फ़र्क ये कितना भी फ़र्क नहीं है, IMF का मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉइंटर्स करती है वर्ल्ड एक्सचेंज करेंसी को, ट्रेड को ईजी बनाती है दूसरे ममालिक के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, माशी पॉलिसियाँ बनाती है, सेम वर्ल्ड बैंक भी यही करता है पूरी दुनिया से। अब इनका फंक्शन भी हम लोग देखते हैं। तो तरक्याती मसाइल को हल करने के लिए सोर्सेस वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की भी मैं हेडिंग बना रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि ये डेवलपमेंट लाता है, ठीक है, डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है, पॉवर्टी को कम करता है, ठीक है, गुर्बत को ख़त्म करता है, और स्टेप्स बताता है कि ऐसे स्टेप्स फॉलो करके आप लोग ये कर सकते हैं, स्ट्रेटजी देता है उन कंट्रीज़ को, ठीक है। लेकिन जो अब हम इनका डिफरेंस पे आते हैं IMF में और वर्ल्ड
बैंक में, ठीक है। तो एक्चुअली में जो IMF जो है वो जिसका फोकस जो होता है, ठीक है, IMF का जो बेसिक फोकस होता है वो आपके पास जो है वो यूरोपीय और अमेरिकन यूनियन के मफाद को पूरा करते हैं, ठीक है। फोकस ऑन, ठीक है, ठीक है, फोकस ऑन अमेरिकन, ठीक है, और यूरोपियन, ठीक है। और जबकि जो आपके पास ये वर्ल्ड बैंक होता है तो इसका मेनली फोकस जो है वो मेनली फोकस चाइना जैसे कंट्रीज़ पर होता है। तो ये आप लोगों ने जानना है कि इसका जो है वो मेनली फोकस जो है वो चाइना की जो है वो या रूसिया की इकोनॉमिक पर होता है कि उनकी इकोनॉमिक इंक्रीज हो, ठीक है। अब एक डिफरेंस हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड डिफरेंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है कि इनके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, मेंबर्स कितने हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो IMF के भी 189 मेंबर्स हैं और वर्ल्ड बैंक के भी 189 मेंबर्स हैं। IMF के जो है वो 2700 एम्प्लॉयज़ है जबकि इनके 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब दोनों के जो है वो हेड क्वार्टर्स देखते हैं तो दोनों की आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेड क्वार्टर्स जो है वो इन दोनों के जो हेड क्वार्टर्स है ना, ठीक है, इन दोनों के हेड क्वार्टर्स जो है वो क्लोजली हैं, एक दूसरे के साथ साथ ही हैं वाशिंगटन DC में, ठीक है, वाशिंगटन में है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, अब इनकी हमने फंक्शनैलिटीज़ पढ़ने के फंक्शन क्या होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो इन पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर कोई कंट्री जो है दिवालिया हो चुका है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई कंट्री दिवालिया हो चुका है, मैं इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाहता, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ ट्रू कंट्रोवर्शियल बातों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि करंट अफेयर्स में कंट्रोवर्शियल बातें आप लिखेंगे तो आपको कभी नंबर नहीं मिलेंगे। ये चेकिंग के दौरान आप लोग देखेंगे कि कंट्रोवर्शियल बातें नहीं हम ज़्यादा करेंगे। तो दिवालिया हो चुका है, जैसे कि पाकिस्तान के एग्जाम्पल नहीं लूँगा, कोई भी कंट्री एक्स कंट्री जो है वो दिवालिया हो चुका है तो वो आप क्या करेगा, वो लोन लेगा, ठीक है, वो इन्हीं IMF वगैरह से क्या करेगा, IMF वगैरह से जो है वो लोन लेगा, ठीक है। कोई भी कंट्री एक्स कंट्री है वो दिवालिया हो चुका है तो वो क्या करेगा, वो लोन लेगा, किससे लोन लेगा, IMF या वर्ल्ड बैंक से जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा वर्ल्ड बैंक, क्या करेगा, इसने बाकी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट ली हुई होगी, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए ही जो है वो इनको सूद पर दे देगा, ठीक है। अब बाकी कंट्रीज़ क्या करेंगे, बाकी कंट्रीज़ जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके उनको ये प्रॉफिट देगा और ये प्रॉफिट कहाँ से उसने हासिल किया होगा, इन्हीं लोगों को लोन देकर इन्हीं से सूद लिया होगा और वही सूद उनको जो है वो वापस कर दिया जाएगा। इस तरह जो है ये IMF काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक काम करता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। एक और बात मैं कह दूं, IMF में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करता है, इन्वेस्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा, तो याद रखें वो कंट्री है अमेरिका, 17% तक इन्वेस्ट करता है और इसलिए तो इसका कंट्रोल भी IMF पर है और उसके ज़रिए उसको यूज़ करता है IMF को अमेरिका, और इसके ज़रिए वो बाकी कंट्रीज़ पर नज़र भी रखता है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने लगे ग्वादर पोर्ट के बारे में, ठीक है, कि ग्वादर पोर्ट क्या है। पहले ये एक सी पोर्ट है, समुद्री बंदरगाह है, ठीक है। इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है।
अब दुनिया में जो ये मानी जाती है कि ये पोर्ट जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, लेकिन जिस वक्त इसकी पार्टीशन होनी थी, मतलब कि ये तो ना तो पाकिस्तान का इतना हिस्सा थी और ओमान का भी हिस्सा थी, लेकिन उससे भी थोड़ा दूर थी। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसको जो है वो ओमान से जो है वो क्या कहा था कि हमें ये स्टेट चाहिए, ओमान से रिक्वेस्ट की। ठीक है, रिक्वेस्ट में ये हुआ कि कहीं इनके दरमियान जो है वो बातचीत हुए, ठीक है, मुज़ाकरात चले, लेकिन फिर भी ओमान ने क्या कर दिया, ओमान ने इन सब को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इसको ग्वादर बंदरगाह को जो है वो मना कर दिया। ठीक है, कि ये नहीं बन सकती। फिर इसके बाद पाकिस्तान मिलते तल्ले करता रहा, लेकिन नहीं मिली उनको ये रियासत। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो है वो वज़ीर आज़म बनते हैं, आपके पास पाकिस्तान के पीएम बनते हैं फ़िरोज़ खान। ठीक है, 1958 के उनके दौर में जो है वो ये ग्वादर पोर्ट मिल जाती है पाकिस्तान को। अब कैसे मिलती है, अब ये ग्वादर पोर्ट का पाकिस्तान को मिलना, ये फ़िरोज़ खान का भी हाथ था और इनकी वाइफ का भी हाथ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने जो है वो बरतानिया पार्लियामेंट्स जो थी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ पे जाके जो है वो ये रिक्वेस्ट करते थे। वहाँ पे जाके इनके जो है वो क्या होते थे कि मुज़ाकरात चलते थे, इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ये दिलवा दें। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ये इनकी जो है वो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान को मिल जानी चाहिए। तो अब इस पर ओमान याद रखना है कि जो ग्वादर है ना, ये जो है वो अरेबियन सी के शोर्स पर लोकेटेड है। ठीक है, पाकिस्तान का प्रोविंस है बलूचिस्तान वहाँ पर। मैं इसके बारे में पहले भी लेक्चर पे बता चुका हूँ इनके लोकेशंस के बारे में, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो बलूचिस्तान पे जो है वो प्रोविंस के अंदर ये आती है, तो इसकी लेंथ वगैरह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करता है ओमान, क्या करता है ओमान, ये रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, ओमान रिक्वेस्ट नहीं करता, ओमान ये कहता है कि जो अगर आपने ये लेनी है ना, तो आप लोगों को जो है वो इसके बदले जो है वो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओमान मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि हमें इसके बदले जो है वो 5.5 अरब जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, उस वक्त ये रकम बहुत ज़्यादा थी। अब इसका हल नहीं निकल रहा था, तो इसका हल जो है वो सर आगा ने निकाला, सर आगा खान ने निकाला। उन्होंने ये पैसे जो है वो अपनी जेब से खुद अदा किए। ठीक है, सर आगा खान ने इसका हल निकाला। उन्होंने ये जो पैसे थे ये खुद सेल्फ उन्होंने ये 5.5 अरब जो है वो ग्वादर के लिए खुद किए, खर्च किए और ओमान से जो है वो ग्वादर जो है वो ले ली। ठीक है, तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर पोर्ट मिल गई। ठीक है, फिर चाइना ने जो है वो अपना सी पैक प्रोजेक्ट निकाला, जिसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव भी आता है, और ग्वादर भी उस प्रोजेक्ट में हिस्सा रही है कि इस पर काम किया जाएगा और इसको पाकिस्तान की इकोनॉमिक ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इस पोर्ट की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक पे क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जीसीसी के बारे में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है गल्फ कॉर्पोरेशन, ठीक है, कौंसल। उसकी फुल फॉर्म है गल्फ कॉर्पोरेशन कौंसल। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये क्या है, ये आपके पास रीजनल है। ठीक है, ये आपके पास रीजनल है, इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है आपके पास। ये पॉलिटिकल
और इकोनॉमिक यूनियन है। तो ये जो इस्टेब्लिश हुई थी जीसीसी जो है वो आपके पास जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी जी 1981 के अंदर। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, 6 कंट्रीज 6 मुल्कों के दरमियान हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, इन गल्फ रीजन। ठीक है, तो जीसीसी जो है वो 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये 6 ममालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट था जो कि गल्फ रीजन में हुआ था। वो 6 ममालिक कौन से अब हम देखते हैं। ठीक है, अब उन 6 ममालिक के अंदर आपके पास जो पहला मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो आपके पास है यूनाइटेड अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात पढ़ते हैं ना आप लोग, यूनाइटेड अरब अमारात। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास है बहरीन। ठीक है, तीसरे नंबर में आपके पास है सऊदी अरेबिया। से साथ साथ लिखे जाएं अपने पास नोट्स बनाकर, या आप ये लिख के से स्क्रीनशॉट उतार लें और एक अपने फोल्डर बना लें मोबाइल में इस चैप्टर का, वहाँ पे इसको स्टोर करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना लें ओमान, नेक्स्ट हेडिंग बना लें कतर। ठीक है, और लास्ट जो है वो आपके पास हेडिंग नहीं पॉइंट है कुवैत। ठीक है, तो ये थे ये जीसीसी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो टोटल जीसीसी मेंबर्स कितने हैं, 6 ममालिक है, यूनाइटेड अरब अमारात है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरब है, कतर है और कुवैत है। ये जीसी के क्या है, उनके मेंबर्स हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने इसमें से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना ये भी इंट्रोडक्शन, हम इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट है, इंट्रो है कि आप लोगों को पता होगा तो आप आगे इस चीज़ से दे के आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कि ये किस वजह से बनी थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जीसीसी क्या था, तो आप लोगों ने देखा ये बनी थी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, मुख्तलिफ, मैं सिंपल फास्ट बताऊँ इसलिए बनी थी कि सारे ममालिक जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करें, उनके मेंबर्स आपस में कोऑर्डिनेट करें, इंटीग्रेशन करें, उनके दरमियान एक इंटर कनेक्शन पैदा हो। ठीक है, जिनसे वो आपस में जो है वो अपनी ट्रेड को और मज़ीद बेहतर कर सकें। ठीक है, इंटर कनेक्शन था। ठीक है, इंटीग्रेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो और आपस में अपने जो है वो क्या नाम है, अपने जो है वो ताल्लुकात अच्छे कर सकें ये। ठीक है, ताल्लुकात अच्छे होंगे तो वो अपनी ट्रेड को ममालिक से गुजरने देंगे और इसकी वजह से उनके दरमियान जो है वो एक ट्रेड रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, स्ट्रक्चर जीसीसी। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जीसीसी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आती है सुप्रीम काउंसिल। ठीक है, जिसमें हमें जो है वो पहले नंबर में आती है सुप्रीम काउंसिल। ठीक है, पहले नंबर पे आती है सुप्रीम काउंसिल। दूसरे नंबर में आती है दी मिनिस्ट्रियल काउंसिल। ठीक है, और तीसरी आपके पास आती है जी दी सेक्रेटरीट जनरल। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जीसीसी है जिसके अंदर दी सुप्रीम काउंसिल आती है, दी मिनिस्ट्रियल काउंसिल आती है और दी सेक्रेटरीट जनरल आता है। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपके पास नंबर 1 में आपके पास आती है जी जनरल सुप्रीम काउंसिल आती है। तो सुप्रीम काउंसिल का काम क्या होता है। ठीक है, सुप्रीम काउंसिल क्या होता है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जीसीसी की।
ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी के पास ज़्यादा इख्तियार होते हैं ऑफ जीसीसी की, जिसके अंदर ये जितने भी 6 कंट्रीज है ना, ठीक है, इनके हेड्स ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो 6 कंट्रीज जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मेंबर्स जो है वो सुप्रीम काउंसिल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। इसके बाद मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, ठीक है, जो कि आपके पास सेकंड आपके पास जो है वो है मिनिस्ट्रियल काउंसिल है। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है वो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है। मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स के अंदर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, इन कंट्रीज़ के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, इन 6 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर आके बैठते हैं। सेक्रेटरीट जनरल की बात करें तो सेक्रेटरीट जनरल क्या करता है, ये सेक्रेटरीट जनरल के बारे में आप लोगों को ज़्यादा सारा पता होगा। तो सेक्रेटरीट जनरल क्या करता है, ये रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, स्टडीज़ करता है अकाउंट्स एंड बजट फॉर जीसीसी। ठीक है, तो ये इसके अकाउंट, इसका बजट जो है वो सबको जो है वो स्टडी करता है। ठीक है, स्टडी करता है जीसीसी के अकाउंट्स और बजट्स को कि क्या बजट है, क्या अकाउंट है। ठीक है, इनका जो सेक्रेटरीट है जीसीसी का वो रियाद यानी सऊदी अरब में वाक़िया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसी न किसी एमसीक्यूज़ के अंदर। ठीक है, जो सेक्रेटरीट जो है वो जीसीसी का वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है आपके पास रियाद के अंदर। ठीक है, तो रियाद इसे कहते हैं, इसे सऊदी अरेबिया। तो ये आपसे जो है वो मुंतसिर से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो गुल्फ जो है ये, क्योंकि एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो जीसीसी है, ये जीसीसी क्या है, तो इसके जी का मतलब गुल्फ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है वो अरेबियन सी में जो है वो उससे लोकेटेड है। ठीक है, उसे सेपरेट करती है बाकी कंट्रीज़ को। ठीक है, और इसका वाइटल रोल होता है उन कंट्रीज़ को क्या पहुंचाना, स्टेबिलिटी पहुंचाना। ठीक है, जो मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी पहुंचाना और इकोनॉमिक वेलबिंग में हेल्प आउट करना जो है वो इनका क्या होता है, इनका मकसद होता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें से जो है वो चीज़ें याद रख लेनी है। तो इसके साथ जो कौन कौन से कंट्रीज में इसमें से आपको एमसीक्यूज़ ये आ सकता है कि जीसीसी के मेंबर्स कौन से नहीं हैं, जीसीसी मेंबर्स नो। ठीक है, तो मैं इसमें आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जी। ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ओमान, ठीक है, और कतर। सिंपल है, ईरान है इसकी जगह, ये आपके पास जो है वो इसका आंसर होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी जो है वो आपसे आ सकते हैं। तो ये जीसीसी के बारे में भी याद रहता है कि ये 1981 में बनी थी। ठीक है, फाउंडेड, ठीक है, 1981 में बनी थी। और किस शहर में, अबू धाबी में जो है वो बनी थी। इसके जो है वो अब जीसीसी के हेड क्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। मैं पहले भी आपको जैसे इससे पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ। तो वो इसके हेड क्वार्टर्स रियाद में है। ठीक है, जैसे हम सेक्रेटरीट के अंदर पढ़ के आए थे, तो जो कि सऊदी अरब में है। ठीक है, इसके बारे में हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो एक बार देख लेना है। इसके बारे में थोड़ी और बातें हम कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, अब जीसीसी मिनिस्ट्रियल जो काउंसिल थी, ठीक है, मैं जिस चीज़ पैरा का नाम ले रहा हूँ वो आपने देखना है। मिनिस्ट्रियल काउंसिल थी, ठीक है, इनका 91st, ठीक है, इनका जो है वो 91st सेशन होता है। ठीक है, जून 2004 में
ठीक है। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है जीसीसी स्टेट्स और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान और एफटीए नेगोटिएशन के बाद, ठीक है। ये साइन होता है अगस्त 2004 में। इसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड एरिया एस्टैब्लिश करने के लिए जो है वो पाकिस्तान के दरमियान में होता है, इस्लामिक रिपब्लिक्स और पाकिस्तान के दरमियान में होता है, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उतना तो मैंने आपको बता दिया, उस बात को नोट कर लें। सितंबर 28 2023 को जीसीसी ने एक इनिशियलाइज की, ठीक है, एफटीए, ठीक है, प्रिलिमिनरी फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ किया, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन रखेगा, इकोनॉमिक बॉन्ड बनाने के लिए किया, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप के लिए और इकोनॉमिक बॉन्ड बनाने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा जो है वो रखा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, तो द कंप्लीशन ऑफ इंटरनल अप्रूवल जीसीसी मेंबर कंट्रीज, अब ये जो है वो अप्रूवल हुआ इनसे, एग्रीमेंट अब कम इनटू इफेक्ट में है। दिस पेटा इज डिजाइन टू एनहेंस मार्केट कैश फॉर गुड, पाकिस्तान के दरमियान गुड्स के ट्रांसफर के लिए रखा गया है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है, इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो 2004 में साइन कर चुका था, तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने इसके बारे में देख लेनी है, ठीक है। इस पर मज़ीद आप लोग रिसर्च करें कि जीसीसी पर जो है वो और क्या आपको सर्च करके चीज़ें मिल सकती हैं कि रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो बाकी मैं इसलिए आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने रिलेशनशिप्स में जाके आप लोग वर्ल्ड टू वर्ल्ड डिटेल्ड वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यह आपका टॉपिक 1 चल रहा है जिसमें आप लोगों ने डोमेस्टिक अफेयर्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, जो ज़्यादा चीज़ें होंगी बाकी चीज़ें होंगी हम वहाँ जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है, ATTA के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास है जी अफ़गानिस्तान ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि इसे कहते हैं अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साइंड हुआ था, ठीक है, साइन हुआ था, ये साइन हुआ था आपके पास 1965 में, ठीक है। किसके दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो ये साइन हुआ था। तो आपने ये करना है कि क्यों साइन हुआ था, ट्रेड रिलेशंस के लिए, ठीक है, तजारत के लिए साइन हुआ था कि वो आपस में तजारत करेंगे, दो कंट्रीज़ के दरमियान में तजारत होगी, तो तजारत की इन्हेंस के लिए, तजारत को इंक्रीज़ करने के लिए अगर तजारत होगी तो इससे जो ये इस ट्रीटी के तहत जो दोनों नेशंस जो है, दोनों कौमें जो है वो, ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी ज़मीनें जो पाकिस्तान के समुद्रों को कैश करेगा ज़्यादा से कराची से, ठीक है। तो इसके साथ जो अफ़गानिस्तान है वो जो है वो कराची के रास्ते जो है वो पाकिस्तान की जो सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ तक क्या करेगा, वहाँ तक रसाई हासिल करेगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए है कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान की बंदरगाहों पर जो है वो क्या करेगा, अपना रसाई हासिल करेगा अपनी ट्रेड के लिए, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, वो चैलेंजेस हम पढ़ते हैं, ठीक है। चैलेंजेस आपके पास ये आए कि इससे क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी गुड्स यानी अपनी अशिया को जो है वो क्या करने लगा, अफ़गानिस्तान जो है उसे इंपोर्ट करने लगा, ठीक है। के तहत जो है वो पाकिस्तान के सी पोर्ट्स को यूज़ करके अपनी जो है वो अशिया को क्या करता था, इंपोर्ट करता था, ठीक है। तो इसने जो है इस में मालदे में जो है वो पाकिस्तान को ये रेसिप्रोकल राइट्स की कोई भी ग्रांट नहीं, पाकिस्तान को हक नहीं दिया गया कि वो अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करे, ठीक है, अपनी गुड को एक्सपोर्ट करे किन इलाकों में, सोवियत यूनियन में, ठीक है,
और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर। सार्स में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट सेकेंड लेक्चर के अंदर। तो सोवियत यूनियन सार्स में अपनी, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो चीज़ें थी ना वो पाकिस्तान में स्मगल होकर वापस आ जाती थी। ठीक है, पाकिस्तान में वो चीज़ें जो है वो क्या आने शुरू होगी, वापस आने शुरू हो गई। हुआ कि पाकिस्तान में जो है वो बदकिस्मती से जो स्मगलिंग एक अहम मसला बन गया है। ठीक है, जो आटा के तहत अफगानिस्तान में दराम किया गया सामान होता था वो फौरी तौर पर पाकिस्तान में स्मगल कर दिया जाता था। ठीक है, पाकिस्तान में वो स्मगलिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, गुड्स यानी कि पाकिस्तान में जो गुड्स बैक टू पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि वो जो गुड्स जो होती थी, अशिया होती थी, तो पाकिस्तान में वापस स्मगल कर दी जाती थी जब अफगानिस्तान करता था। तो इससे जो है वो पाकिस्तान की सरहदों की जो है वो गैर महफूज सरहदों की वजह से होती थी। अशिया को बाद का ट्रकों से वक्त से पहले ऑफलोड किया जाता था। ठीक है, ड्यूटी फीस अदा किए बगैर पाकिस्तान बाज़ारों में जो है वो उनको स्मगल किया जाने लगा। तो आइटम डिक्लेयर्स अफगानिस्तान वांटेड बट समटाइम्स ऑफलोडेड किया गया उन्हें एंड स्मगल इनटू पाकिस्तान मार्केट्स विदाउट पेइंग ड्यूटी फीस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मसला आ गया। अब जो है क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो है वो सेंट्रल एशियन मार्केट्स की तरफ जो है वो रसाई नहीं मिल रही थी। ठीक है, अफगानिस्तान की वजह से। ठीक है, 1970s के लास्ट में, ठीक है, अफगानिस्तान की वजह से जो है वो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन मार्केट्स की तरफ जो है वो एक्सेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी तरफ जो है वो अपनी रसाई नहीं मिल रही थी। तो फिर पाकिस्तान ने जो है ये पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्रीमेंट बनता है जिसको कहते हैं QTTA। ठीक है, QTTA जिसका मतलब ये कि क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। ठीक है, क्वाड्रिलेटर, ठीक है, चार तरफा इसको मैं डिस्कस करता हूँ, चार तरफा एग्रीमेंट। ठीक है, इत्तेफाक जो भी है। तो क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक इन ट्रांजिट एग्रीमेंट इसको कहते हैं, ट्रांजिट एग्रीमेंट। तो ये कब साइन हुआ? ये आपके पास साइन हुआ 1995 के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये चार ममालिक को आपस में जोड़ता था। ठीक है, जो QTTA जो कि 1995 के अंदर साइन हुआ था ट्रेड के लिए। ठीक है, ये चार ममालिक को आपस में जोड़ता था। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, ठीक है, और तीसरे नंबर में आ जाता है जी काज़ाकिस्तान। ठीक है, काज़ाकिस्तान, और चौथे नंबर में आपके पास जो है वो आता है किर्गिज़स्तान। ठीक है, किर्गिज़स्तान जो है ये चौथे नंबर में आता है। कि ये जो है ये भी एग्रीमेंट रहा, लेकिन इसमें भी इनके पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी नतीजा ये हुआ कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका निकला। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बयान करूं तो इसका ये है कि पोटेंशियल वाज नेवर रियलाइज्ड ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्प्लिट विद द फोर कंट्रीज। ठीक है, इन चारों ममालिक के दरमियान जो है वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आटा की जगह ले लेता है आपके पास आप्टा। ठीक है, आप्टा बनता है 2010 के अंदर। ठीक है, ए से बनता है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप लोग ये जान लें, मैं इसमें फुल लिख के नहीं दिखाऊंगा। तो आटा की जगह ले लेता है, रिप्लेस कर देता है उसको। ठीक है, आप्टा। ठीक है, अब इसके ज़रिए जो क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसका आप्टा का मकसद यही होता है कि ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। ठीक है, खुशकी से गिरे अफगानिस्तान को बंदरगाह तक, सी पोर्ट्स तक रसाई मिले। ठीक है, रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, और जो सी पोर्ट है जो अफगानिस्तान की, ठीक है, सी पोर्ट जो अफगानिस्तान की है, ठीक है, अफगानिस्तान को सी पोर्ट्स तक रसाई हो। ठीक है, अफगानिस्तान को सी पोर्ट तक क्या हो, रसाई हो, इसका ये मकसद था। ठीक है, और पाकिस्तान को शुमाल जनूबी कॉरिडोर के ज़रिए वस्ती एशियाई रियासतों के साथ तिजारत करने की इजाज़त देना इसका जो था वो एक मकसद था। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि इट अलो पाकिस्तान, ठीक है, टू ट्रेड। ठीक है,
तो पाकिस्तान को ये अलाउ करता था ट्रेड विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ट्रेड्स करने के काबिल बनाता था, किसके ज़रिए? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ज़रिए, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को शुमाली जनूबी कॉरिडोर के ज़रिए, ठीक है, वस्ती जो है वो वस्ती एशियाई रियासतों के साथ तिजारत करने की इजाज़त देता है। तो ये एप्टा जो है वो इधर जो है वो साइन हुआ, इसके बारे में आप लोग देख लें, ठीक है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट, ठीक है, आपको सामने इंट्रोडक्शन रखा है, तो ये आप लोग देख लें। सो नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट, हम अपनी वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम अपनी स्लाइड्स को आज ख़त्म करते हैं। ग्वादर पोर्ट स्टॉल आपके पास आ गया है। ग्वादर पोर्ट लोकेशन नियर द स्टेट ऑफ हॉर्मस, तो ये मैं पहले भी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ऑफर स्टेजिंग अकैस टू मैरीटाइम रूट्स एंड फैसिलिटीज स्टेट विद द मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड बर्ड। तो हम ग्वादर पोर्ट के ज़रिए जो है वो ट्रेड कर सकते हैं मिडल ईस्ट के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, उसे नेक्स्ट कंट्रीज़ के साथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या प्ले रोल, इसका क्या किरदार है? तो ये जो पोर्ट है और CPEC है, ठीक है, चाइना का प्रोजेक्ट भी ये बना है, इसमें शामिल है। एक्सपेक्टेड टू बिकम इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी टू बलोचिस्तान एंड पाकिस्तान, क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इस वजह से जब चाइना वाले जो लोग हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए क्या होता है कि पाकिस्तान की जो है वो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब इसकी समरी पढ़ते हैं जी। समरी हमारे पास क्या है? समरी हमारे पास ये है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड बाय रिसेंट डेवलपमेंट्स, क्योंकि जो हमारे मुल्क के अंदर चाइना आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और बाकी कंट्रीज़ जो है वो इसके ऊपर बहुत से ट्रेड्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ठीक है, ये बहुत से एग्रीमेंट्स चले हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि लोग पाकिस्तान में जो है वो बहुत से कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पार्टिकुलरली इन द टर्म्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड सॉलिंग SCO, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। इवेंट आर्टिकुलेटेड बाय प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ठीक है, रिगार्डिंग ग्वादर पोर्ट हैज़ मटेरियलाइज कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान एलिवेटेड स्टेटस इन द रीजन एंड इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक पोटेंशियल। तो ग्वादर एक ऐसी पोर्ट है जिसने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, जिसके लिए जो है वो आपने पूरा जो है वो पिछले जो है वो आप लोग देख चुके हैं इसके इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन कंटिन्यूस टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन अफगानिस्तान और अरेबियन सी के दरमियान। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दी चाइना इकोनॉमी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एडवांस विद न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस जॉब, जिसके ये CPEC का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इसने जो है वो जॉब्स को इन्हेंस किया है, क्रिएशन को इन्हेंस किया, इनोवेशन को, ग्रीन एनर्जी को, इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट। ग्वादर पोर्ट हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड इट्स पोइज्ड टू बिकम अ मेजर हब फॉर ट्रेड इन द रीजन। ये जो लाइनें मैंने लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी ऐसे में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में इनको आप लोग एक्सपेंड करके इन लाइन्स को बहुत अच्छा इम्पैक्ट बना सकते हैं एग्जामिनर में। तो इन लाइनों को कभी इग्नोर मत कीजिए, इन लाइन्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम जी। प्रॉक्सिमिटी इन ऑल विच कंट्रीज, पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी टू ऑल विच मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, रिमेन द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। द कंट्रीज continues to be a potential energy corridor for the Gulf Cooperation Council countries, Iran and Central Asian Republics। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान जो है वो ऑयल रिच कंट्रीज़ के साथ इसके बहुत से रिलेशनशिप्स बन गए हैं, ठीक है, जिससे उनकी ट्रेड में और ज़्यादा इजाफा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान का पोटेंशियल इतना हो गया है कि उसने GCC के साथ जो है वो एनर्जी कॉरिडोर उसका बन चुका है, ठीक है, और ईरान के साथ और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं असेक्स टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स। Central Asian nations are increasingly becoming land-linked through CPEC, which provides access to the Arabian Sea via Pakistan. The development is expected to enhance trade and economic integration in the region। तो ये भी आप लोग देख लें कि ये भी वही बार बात आ रही है, इकोनॉमिक इंक्रीज़ हो रही है, डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रही है, ट्रेड इंक्रीज़ हो रही है, वही बातें बार आ रही है, ट्रेड वाली बात आ रही है ना, ट्रेड इंक्रीज़ होगी, ट्रेड से जब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ेगी।
इंटरेस्ट इंटरनेशनल की प्लेयर्स, ठीक है। पाकिस्तान ऑल द इंटरनेशनल अरेना हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ऑनगोइंग इंटरेस्ट फ्रॉम मेजर पावर्स लाइक यूएस, चाइना एंड रूसिया, ठीक है। दिस रिलेशनशिप्स आर characterized by force to foreign alliances and cooperation in defense and economics। तो पाकिस्तान जो है वो उनके डिफेंस सिस्टम के साथ भी पाकिस्तान ने ज्वाइनिंग की है, वो भी अपने डिफेंस सिस्टम को जो है वो मोर प्रोटेक्टिव बना रहे हैं। पाकिस्तान भी कर रहे हैं, दोनों की जो है वो आपस में क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने में भी दोनों के आपस में रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। OBO और BRI के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, द डिस्टेंस फ्रॉम चाइना साउथर्न प्रोविंसेस टू ग्वादर पोर्ट इज अ स्टेज एडवांटेज फॉर चाइना इक्वल्स टू मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो चाइना साउथर्न प्रोविंस का ग्वादर पोर्ट से जो डिस्टेंस है वो क्या है कि जिससे चाइना को पाकिस्तान की इस ग्वादर पोर्ट से ही मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक का जो है वो एड़ा मिल जाता है। तो सिंपल मैं अगर आप लोगों के लिए आसानी से लिखूँ तो चाइना, ठीक है, साउथर्न प्रोविंस है, तो ये जो है वो मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक जो है वो इसको रसाई मिली है बिकॉज ऑफ द ग्वादर पोर्ट की वजह से इसको वहाँ तक जो है वो रसाई मिला। डेवलपमेंट करते पॉइंट CP सब इज कंप्लीट बाय द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको पता है कि ये चैलेंजेस पर भी क्वेश्चन आता होता है CSS में। बट द चैलेंजेस फेस बाय CPEC या ग्वादर पोर्ट, अपॉर्चुनिटीज़ पर नहीं आया जितना मैंने देखा है, लेकिन आप लोग आ सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पर हो, दिस प्रोजेक्ट्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें कि ये आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो अकेडमीज़ की टेस्टों में भी आता है और वैसे भी आ चुका है, चैलेंजेस फेसेस बाय CPEC, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, Pakistan and Afghanistan have made progress in discussions on trade and transit, including a negotiation on a device transit trade agreement। मैं अभी पढ़ा के आ चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें हमने आटा पढ़ा था और फिर उसके बाद आपटा पढ़ा था, 1965 था और इसका 210 में था साइन था। तो ये पाकिस्तान को जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कैस कर रहा था, ठीक है, यूज़ करके। अब इसके बाद जो है वो IMF हैज़ कंप्लीटेड अ रिव्यू अंडर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट फॉर पाकिस्तान। तो IMF ने पाकिस्तान को स्टैंड किया है, ये भी आप लोग देख लें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने जब से IMF से लोन लिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि IMF इफ़ेक्ट क्या हुआ पाकिस्तान में। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। IMF के कर्ज़ा लेने के बाद, ठीक है, IMF लोन्स, तो IMF से पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंक्रीज़ हुआ है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, हो IMF लोन्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ASEAN एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था 2017 के अंदर, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। एक्टिव पार्ट में प्रोमोटिंग रीजनल पीस, ठीक है, अपने खित्ते के अमन के लिए, पुरअमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और माशी इक़्तिसादी तरक्की के लिए, ठीक है। दी SCO प्रोवाइड्स अ प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तान टू एक्सप्लोर ग्रेटर इकोनॉमिक लाइस एंड कोऑपरेशन विद द रीजन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। जितनी भी ये लाइनें लिखी हैं ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास ये वाली लाइंस हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग देख लें, या आप लोग जब भी आए आप इनको स्पेंड करके लिख सकते हो जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता ना हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आती है ग्वादर पोर्ट। द ग्वादर पोर्ट इज़ रेंडेड, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो मैं इसको फिर भी आप लोगों को डिस्कस कर ही देता हूँ। द ग्वादर पोर्ट इज़ रेंडेड अ स्ट्रेटेजिक असेट फॉर पाकिस्तान ऑफरिंग अ डायरेक्ट रूट टू अरेबियन सी तक हम पहुंच सकते हैं। वाल इट इज़ नॉट, ये माउथ ऑफ पर्शियन गुल्फ पे नहीं है, इट इज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड्स पोटेंशियल फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पर्शियन गुल्फ के क्लोज है कि ना, ये पर्शियन गुल्फ है तो इसके इधर नहीं है, ये उसके क्लोज है, ठीक है, यहाँ नहीं है, ठीक है। जनरल मुशर्रफ ने भी ये स्टेटमेंट कही थी कि ये जो वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये लोकेटेड इसके माउथ पर नहीं है, इसके नज़दीक है, ठीक है, इस गुल्फ के नज़दीक है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम से ही समझा दिया, पिक्चर से ज़्यादा अच्छी समझ स्टूडेंट्स को आती।
तो फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ वियन फॉर द पोर्ट टू इनहेंस पाकिस्तान जो स्ट्रेटजिक लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर फॉर द नॉट जस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड चाइना बट आल्सो फॉर ऑयल रिच अरेबियन पेनिसुला। तो ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि ऑयल रिच अरेबियन पेनिसुला के लिए भी जो है वो ट्रेड जो है वो फ़ायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी मुशर्रफ स्टेटमेंट के बारे में। मुशर्रफ स्टेटमेंट्स मैंने पहले भी आपको बता दिया। उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि ये आप कह लें कि ये पर्शियन गुल्फ है, ठीक है, ये ग्वादर है, ठीक है, तो ग्वादर जो है वो पर्शियन गुल्फ के नियर है, ठीक है, तो वो ग्वादर यहाँ नहीं है, ठीक है, इसके माउथ पर नहीं है। तो यही बात इन्होंने की थी। तो द पार्ट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आपके पास आ गई लोकेशन कि द पार्ट इज सिचुएटेड ऑन साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये पाई जाती है। पाकिस्तान एट द अरेबियन सी एंड इज कॉन्सिडर्ड अ लिंचपिन फॉर द पाकिस्तान को कॉन्सिडर किया जाता है लिंचपिन। पाकिस्तान जो अरेबियन सी पाकिस्तान के, मैंने पहले भी बताया था, अगर ये साउथ है तो पाकिस्तान के ये साउथ में जो है वो अरेबियन सी है। ठीक है, ये कॉन्सिडर किया जाता है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जाते हैं वार ऑन टेरर। पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन यूटिलाइज आफ्टर 9/11 अटैक्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट चीज़ बता दी थी कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, ये क्या इसके जो है उसामा बिन लादेन इन्वॉल्व था, वो सब चीज़ें जो हमने पढ़ ली थी। दी सॉल हेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड दी US आल्सो नीड पाकिस्तान टू कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इट रिक्वायर्ड पाकिस्तान असिस्टेंट टू फर्दर स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेट्स इन दिस रीजन। तो उनको जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत थी जो अपने 9/11 अटैक्स में मदद के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेइंग कमेंटेबल रोल इन द रीजन बाय अलाइंग विद अमेरिका। पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के साथ जो है वो लाइन की टू डेक्टिमेट द तालिबान हैव नॉट ओनली थ्रेटन टू डिस्टेबलाइज द रीजन बट द होल वर्ल्ड। अब ये पाकिस्तान ने उनकी हेल्प इसलिए की कि ये पाकिस्तान जो उन पर अमेरिका पर इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो ये कल अटैक जो है वो पूरी दुनिया पर भी हो सकता है, तो ये खतरा पूरी दुनिया के लिए भी बन सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन द ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, आफ्टर 9/11, तो 9/11 के बाद ग्लोबल वार में भी पाकिस्तान जो है वो शामिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका के राइट्स के लिए भी, जो अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए भी स्टैंड रहा है, और ग्लोबल वार के लिए भी पाकिस्तान जो है वो स्टैंड रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने रिगरसली फाउट एंड कैरिड आउट मिलिट्री ऑपरेशंस इन वजीरिस्तान एंड अदर ट्राइबल एरियाज इन ऑर्डर टू फुलफिल द जॉब। ठीक है, तो पाकिस्तान ने जब वो कई जंगें भी लड़ी हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए हैं वजीरिस्तान में, उसके जो है वो कबायली इलाकों में लड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि ये वार्स पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ भी लड़ता रहा है, और दूसरे ममालिक के खिलाफ में भी अगर दहशतगर्दी हुई है तो उसके खिलाफ भी लड़ता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं दी वार ऑन टेरर हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली सिंस इट्स इंसेप्शन एज ऑफ 2024। 2024 में भी पाकिस्तान वही है जो कि आपको मैं अभी डिस्कस करके आया हूँ कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहा है, ग्लोबल वार लड़ता रहा है। द ग्लोबल टेररिज्म थ्रेट असिस्टेंट 2024, देखिए ये 2024 में से मैंने आप लोगों को पैरा जो है वो उठाकर दिया। आज की करंट अपडेट्स भी मैंने अपने इन लेक्चर्स के अंदर ऐड की है। वो क्यों की है कि आप लोग को कोई भी अपडेट आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, आपको पूरी करंट अपडेट्स के बारे में पता हो। ठीक है, ये नहीं हमने कि 9/11 अटैक्स पर लिए। ठीक है, देखिए हमने ये नहीं किया कि मैंने इसके अंदर जो है वो 2024 वाली अपडेट्स भी ऐड की है। ये नहीं किया कि हमने 9/11 अटैक्स पर लिए, वज़ीरिस्तान में हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो है वो पूरा प्रोजेक्ट पढ़ लिया। ये नहीं, हमने 2024 में भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, so students, CSIS indicates that terrorism is no longer the leading international threat to United States or its to defense party. However, the complexity of the global terrorist landscape, including the rise of violent far right. तो आफ्टर द 2024 जब भी 2024 के शुरू होता है तो तरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, appeared intent on creating a mini traditional strongholds of South and North Waziristan, possess challenges in Pakistan internal security and its role in regional stability. ठीक है, तो ये तरीके तालिबान पाकिस्तान जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक मिनी मिलिट्स इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में,
ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साउथ, यानी कि वो अपने वज़ीरिस्तान के साउथ और नॉर्थ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं। ठीक है, ये सारी किस वजह से हो रहा होता है, 2024 के शुरुआत में ये सब चीज़ें हुई हैं कि जो है वो ये टेरर्स पर वार लड़ी जाए, इन पर इसके खिलाफ लड़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कैटलिस्ट फॉर यूनिटी इन द मुस्लिम पाकिस्तान है उम्मा, पाकिस्तान जियोग्राफिकल पोजीशन प्लेस्ड एट द हार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें यही है कि इट्स सेंट्रल लोकेशन हैज स्टडी रोल इन प्रमोटिंग यूनिटी अमॉन्ग मुस्लिम नेशंस। ठीक है, विद बॉर्डर शेयर विद ईरान, ईरान के साथ इसके बॉर्डर शेयर्स होते हैं, और पर्शियन गुल्फ के साथ इसकी नज़दीकियाँ, पाकिस्तान डिस्टेंट लिंक टू मिडल ईस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज में भी आता है। फॉर्मिंग आ कॉन्टेजियस, ठीक है, फॉर्मिंग आ कॉन्टेजियस आर्क ऑफ इस्लाम फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू द इंडोनेशिया आर्शीपिलागो। This positioning enables Pakistan to actively engage in Muslim world activities, foster economic development, facilitate resource transportation, and crucially leads efforts to combat terrorism. ठीक है, ये आप लोग देख लें कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए खड़ा है, ईरान के साथ बॉर्डर्स इसके होते हैं, और पाकिस्तान अपनी ट्रांसपोर्टेशन को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट करता है, और टेररिज्म से लड़ने के लिए मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है। लास्ट स्लाइड्स पे आते हैं हम लोग। स्टूडेंट ऑफ्टन हाईलाइटेड बाय इट्स लीडर एंड एनालिसिस स्टेम्स फ्रॉम इट्स geographical location at the crossroads of major powers and its proximity to the Middle East. ठीक है, Pakistan positioning has indeed thrust Pakistan into global conflicts and made it a battleground for foreign ideological agendas. पाकिस्तान की जितनी लोकेशन है कि पाकिस्तान जब वो मेजर पावर्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, अब इसकी वजह से उनके दरमियान जो है वो हसद होती है। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट ना हो जाए, तो इससे जो है वो पाकिस्तान जो है वो उनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी का ज़रिया बन सकता है। इट आल्सो प्रेजेंट्स, अब ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट का ज़रिया नहीं है, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि वो इकोनॉमिकल पोटेंशियल एंड फोस्टर रीजनल पीस एंड कोऑपरेशन, कि वो आपस में रिलेशनशिप्स बनाकर जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट से बच सकता है। ठीक है, या तो एक बात होती है, अगर कोई दूसरा ममालिक जो है वो एक अच्छे ममालिक बड़े ममालिक के साथ है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखेगा, अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं रखेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए उस मुल्क को हमेशा खतरा रहता है। द कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एज द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट विद सच एसेट्स आर्स टू द रीजनल इन्फ्लुएंस एंड इज सीन एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द मिडल ईस्ट। पाकिस्तान मिलिट्री हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड हैज़ मेड सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइस इन द वार ऑन टेरर। स्टूडेंट्स आप थैंक यू, आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सब टॉपिक का लेक्चर ना कंप्लीट हो गया। ठीक है, सब टॉपिक 1.1 के लेक्चर सारे मैंने कंपाइल कर दिए, सब मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। इसके अंदर इतना ज़्यादा समझाना बनता नहीं था क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं, मैं आपको बिगिनर्स के तौर पर समझा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझानी थी कुछ। ठीक है, उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया और इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की। ठीक है स्टूडेंट, ये सब कुछ आपके लिए था कि आप लोग इन जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ को समझ सकें। ठीक है, आप लोगों को जब ये टर्मिनोलॉजी समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोग मज़ीद इससे आगे उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये मैं पहले चीज़ें पढ़ के आ चुका हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का क्विज़ जो है वो स्टार्ट में भी मैंने बता दिया था, वो जब होगा तो वो आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। योर सबमिट योर प्रोजेक्ट मान ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, ये आपको इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस संडे जो है वो जो नेक्स्ट वीक का संडे आने लगा उस संडे आपका क्विज़ हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम को देखते रहना, उसकी स्टोरीज़ को देखते रहना। ठीक है, जब आपका क्विज़ होगा तो आप लोग क्विज़ ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, वो पेपर मैंने ही बनाया होगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग जो है वो उस क्विज़ को सॉल्व करें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ये होगी कि आप लोगों को CSS का एक मॉक पेपर मिले। ठीक है, वो पेपर बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, वो आप लोगों को इस कदर ये क्विज़ तैयार कर देंगे कि आप लोग जो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वही कुछ हैगा, ये जो मैंने ऐड किए हुए हैं पेपर पैटर्न, इसके हिसाब से भी आ सकता है और इससे डिफरेंट भी आ सकता है।
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको बताया जाए कि आपका पेपर पैटर्न ये आएगा। ठीक है, तो ये ना लिखें कि आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर रहेंगे, तो आपको इससे डिफरेंट भी आ सकता है। तो आप लोग ये अपने भी प्रिपेयर होकर आना, आपको सिर्फ एक सीधा लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, आपको इस तरह का पैटर्न भी आ सकता है। ठीक है, तो वो मैंने पेपर बनाना है, तो मैं इस पैटर्न से बाहर भी पेपर दे सकता हूँ। सो आप लोगों ने सिर्फ प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो आप लोगों ने CSPs बनना है ना, यहाँ पर हर स्टूडेंट ने जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बनना है। ठीक है, इन ग्रुप्स में आना है। तो आप लोगों के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पेपर को ज़रूर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं या जो अभी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि ये पेपर जो है वो आपको रिफ्लेक्ट्स करता है, आपको आपकी जगह बताता है। ठीक है, यानी आप लोगों को अपने सीधी अल्फाज में को औकात बताता है कि आप लोग कितने पानी में। ठीक है, आपसे सीधी सीधी लाइंस पूछी जाएंगी, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। मैं जब पेपर बनाता हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐड ना करूँ, मैं सीधी सीधी लाइन्स दे देता हूँ। ठीक है, और वो सीधी लाइन भी स्टूडेंट्स के लिए होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो समझते हैं कि बहुत टफ पेपर आ। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से ही पेपर आना, उसी में से ही आपके MCQs आने हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं और बोला जाऊँगा तो पेपर पैटर्न ये आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। सो प्रिपेयर रहें अपने पेपर के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, आपका शुक्रिया। आपका जो सारा पेपर जो है वो आपकी पिछली वीडियोस लेक्चर्स हैं उन्हीं में से आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।